हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं सेल तथा बैटरी वाले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप में से यदि कोई फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आया है तो वह इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो महत्वपूर्ण वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को तुरंत मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क सेल का ईएमएफ होता है। दोस्तों अपने घरों के अंदर जो दीवार घड़ी वगैरह होती है या फिर अपने जो टेलीविज़न का जो रिमोट होता है उन सभी के अंदर जो है शुष्क सेल, जिसे अपन ड्राई सेल भी कहते हैं, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो ड्राई सेल है या फिर शुष्क सेल है उसका ईएमएफ मतलब उसका विद्युत वाहक बल जो है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, लेड एसिड सेल में धनात्मक छड़ होती है। तो दोस्तों लेड एसिड सेल में धनात्मक छड़ जो है वो लेड प्रोक्साइड की होती है, और लेड प्रोक्साइड जो है उसको अपन PbO2 के द्वारा दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व जांच करते हैं। बैटरी का जो विशिष्ट गुरुत्व है, यानी कि दोस्तों जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है उसकी किससे जांच करते हैं, ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया है। विशिष्ट गुरुत्व मतलब आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे दोस्तों, विशिष्ट गुरुत्व का मतलब है यहाँ पे कि जो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट है उसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है उसकी अपन किससे जांच करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए बैटरी का जो विशिष्ट गुरुत्व है, अर्थात बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व है उसकी जांच अपन हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से करते हैं। अतः क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से प्राथमिक क्षारीय सेल है। तो दोस्तों प्राथमिक क्षारीय सेलों में आपको पता होना चाहिए शुष्क सेल क्षारीय नहीं होता, डेनियल सेल भी क्षारीय नहीं है, लिथियम सेल जो है वो एक तरीके से ये भी क्षारीय सेल नहीं होता, मरकरी सेल है दोस्तों, यह आपको पता होना चाहिए। एक तो मरकरी सेल जो है उसमें अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है जिसके अंदर भी जो है अपन सार जो है इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो या तो सिल्वर ऑक्साइड या फिर मरकरी सेल जो है, ये दो ऐसे प्राथमिक सेल हैं जो क्षारीय सेल होते हैं। दोस्तों क्षारीय सेल का यहाँ पे मतलब है कि ऐसे सेल जिनके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट सार जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सार होता है। तो मरकरी सेल में जो है सार प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट अपन इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, मरकरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निकल आयरन सेल है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए निकल आयरन द्वितीयक सेल है। तो ऑप्शन ए और सी ये तो ऑलरेडी हट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि प्राथमिक सेल है ही नहीं। निकल आयरन सेल जो है वो द्वितीयक सेल होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो द्वितीयक शुष्क सेल है, ऑप्शन डी है द्वितीयक आदर्श सेल। तो यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो निकल आयरन सेल होता है अपन को पता होना चाहिए कि यह एक शुष्क प्रकार का सेल होता है, जबकि जो लेड एसिड सेल है वो आदर्श प्रकार का सेल होता है। और आपको दोस्तों ये स्पेशली पता होना चाहिए कि जो लेड एसिड सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बाहर गिरने का डर होता है। इसी वजह से जो है एक द्वितीयक शुष्क सेल बनाए गए जिनमें जो है निकल आयरन और निकल कैडमियम प्रमुखता से उपयोग किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक शुष्क सेल।
नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत अपघट्य है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है चालक, कुचालक, अर्धचालक या फिर NOTA, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अपन को पता होना चाहिए कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो चालक होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध जल विद्युत का होता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है काफ़ी बार ये पूछा गया भी है। शुद्ध जल को दोस्तों अपन डिस्टिल वाटर इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर अपन शुद्ध जल को अशुद्ध जल भी बोल सकते हैं। शुद्ध जल का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा जल जिसके अंदर लवण वगैरह ना हो, अर्थात जिसके अंदर किसी प्रकार के आयंस ना हो। तो दोस्तों ऐसा जल जिसके अंदर किसी प्रकार का लवण या फिर आयन नहीं होंगे वह कुचालक होगा। अतः अपन कह सकते हैं दोस्तों कि शुद्ध जल अर्थात जो डिस्टिल वाटर है, जिसे अपन अशुद्ध जल भी कह सकते हैं, वह क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुचालक। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो निम्न में से एडिशन सेल है। तो दोस्तों अपन को पता होना चाहिए कि जो एडिशन सेल है वह निकल आयरन सेल होता है, अर्थात जो द्वितीयक सेलों में निकल आयरन सेल है, जिसे अपन क्षारीय सेल भी बोलते हैं, उसी को अपन जो है एडिशन सेल भी कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, निकल आयरन सेल। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, सेलों को श्रेणी में जोड़ने पर आंतरिक प्रतिरोध। तो दोस्तों सेलों को श्रेणी में जोड़ने पर अपन सभी को पता है श्रेणी के अंदर विद्युत वाहक बल जो है अधिक हो जाता है। सेलों को श्रेणी में यदि जोड़ेंगे तो जो कुल विद्युत वाहक बल है वह सभी सेलों के योग के बराबर होता है। और दोस्तों अपन को ये भी पता है कि श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है वह भी आपस में जुड़ जाता है। अतः दोस्तों अपन कह सकते हैं कि सेलों के अंदर जो श्रेणी में जोड़ेंगे यदि सेलों को, तो जो आंतरिक प्रतिरोध है वह क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सेलों की धारा क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों अपन सभी को पता होना चाहिए सेलों को यदि अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सेलों को यदि अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाता है। और यदि दोस्तों इन्हीं सेलों को अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यदि सेलों की धारा क्षमता अपन को बढ़ाना है तो उन्हें अपन जो है समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अतः दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समांतर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, वोल्टेक व लेक्लांची सेल में पॉजिटिव छड़ के चारों ओर हाइड्रोजन आयन एकत्रित होना कहलाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वोल्टेक सेल और लेक्लांची सेल जो है वो प्राथमिक प्रकार के सेल हैं, और इन दोनों ही प्रकार के सेलों के अंदर जो है पॉजिटिव छड़ के चारों ओर रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन आयन एकत्रित होते हैं। अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं कि एनोड पॉजिटिव छड़ मतलब एनोड, एनोड के चारों ओर जो है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठा हो जाते हैं, और इस क्रिया को दोस्तों अपन बोलते हैं ध्रुवण। इंग्लिश में इसे कहा जाता है दोस्तों पोलराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ध्रुवण। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अपन को पता होना चाहिए कि प्राथमिक सेलों के अंदर क्या होता है, जो जिंक का कैथोड होता है उसमें अशुद्धियों के फलस्वरूप, अशुद्धियों के कारण, यानी कि जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है उसमें अशुद्धियों के कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से सेल क्या होता है, बहुत ही कम समय में डिस्चार्ज हो जाता है, और इस दोष को अपन दोस्तों लोकल एक्शन या फिर स्थानीय क्रिया दोष के नाम से जानते हैं। और इस दोष के निवारण हेतु दोस्तों अपन को पता होना चाहिए कि अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाते हैं, और जिसे अपन अम्लगमेशन कहते हैं। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, लेड एसिड सेल की तुलना में निकल आयरन सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि। तो दोस्तों अपन को पता होना चाहिए कि लेड एसिड सेल की तुलना में निकल आयरन सेल की दक्षता कम होती है। निकल आयरन सेल में क्या होता है दोस्तों, निकल आयरन सेल में अपन जो है आयरन का जो है कैथोड अपन प्रयुक्त करते हैं। इस वजह से दोस्तों क्या होता है यहाँ पे उसका आंतरिक प्रतिरोध काफ़ी उच्च होता है। और दोस्तों अपन ये भी समझते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध यदि उच्च होगा तो उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अतः दोस्तों अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चार्जिंग से इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति होती है। तो दोस्तों अपन को पता होना चाहिए कि चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 बनता है और डिस्चार्जिंग के समय जो है जल बनता है अर्थात पानी बनता है। यानी कि चार्जिंग के समय जो H2SO4 बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, इस वजह से अपन कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति मजबूत होती है। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा कि चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति मजबूत होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, एम्पियर घंटा दक्षता का वाट घंटा दक्षता से अनुपात सदैव। दोस्तों एम्पियर घंटा दक्षता जो है हमेशा वाट घंटा दक्षता से अधिक होती है। ये बात स्पेशली याद रखना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर घंटा दक्षता जो है वाट घंटा दक्षता से अधिक होती है। अतः दोस्तों यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एम्पियर घंटा दक्षता का वाट घंटा दक्षता से अनुपात जो है सदैव 1 से अधिक होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 से अधिक। यही क्वेश्चन दोस्तों यदि इस प्रकार पूछा जाए कि वाट घंटा दक्षता का एम्पियर घंटा दक्षता से क्या अनुपात होगा, तो फिर उस कंडीशन में दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 से कम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है एम्पियर घंटा दक्षता का वाट घंटा दक्षता से अनुपात होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 से अधिक। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान गलत संयोजन में बैटरी। दोस्तों चार्जिंग प्रक्रिया में यदि अपन गलत संयोजन कर देंगे तो बैटरी जो है शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार दर्शाएगी। और दोस्तों अपन सभी को पता होना चाहिए कि जब कोई परिपथ शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार दर्शाता है तो उस परिपथ में उच्च धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है कि चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान गलत संयोजन में बैटरी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अधिक धारा लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों एक आदर्श सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह शून्य होना चाहिए। आदर्श मतलब वह सेल जिसका जो विद्युत वाहक बल है वो उतना का उतना ही अपन को आउटपुट पर मिल जाए। अर्थात वह सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, आदर्श सेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शून्य। नेक्स्ट है दोस्तों सेल की टर्मिनल वोल्टता व ईएमएफ में संबंध। तो दोस्तों सेल की टर्मिनल वोल्टता जो है हमेशा ईएमएफ से कम होती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो सेल की टर्मिनल वोल्टता से अधिक होता है, ईएमएफ। अर्थात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ई जो है वो ग्रेटर देन होगा वीटी अर्थात टर्मिनल वोल्टेज से। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने पर। दोस्तों अपन को पता है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसकी टर्मिनल वोल्टता घट जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन ए है ईएमएफ बढ़ता है। दोस्तों ईएमएफ क्यों बढ़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ रहा है उससे ईएमएफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईएमएफ घटता है तो ईएमएफ घटेगा भी नहीं दोस्तों, ईएमएफ तो उतना ही उत्पन्न होगा। यदि 2 वोल्टेज की बैटरी है
तो 2 वोल्टेज ही उत्पन्न होगा, चाहे से आंतरिक प्रतिरोध कितना भी हो। बस ये है कि जो टर्मिनल पर वोल्टेज मिलता है, जो टर्मिनल पर अपन को वोल्टेज मिलता है वह जरूर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने पर घट जाएगा। अर्थात दोस्तों अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्मिनल वोल्टता घटती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, सीसा अम्ल बैटरी में सल्फेशन दोष का कारण है। तो दोस्तों यहाँ पे सल्फेशन दोष जो है आपको पता होना चाहिए। सल्फेशन दोष होता है जब बैटरी को अपन लंबे समय तक चार्ज नहीं करें तो उसकी जो प्लेटें हैं वह कठोर हो जाती है। इस दोष को अपन बोलते हैं सल्फेशन दोष। तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा चार्जिंग, आपको पता है ज़्यादा चार्जिंग से जो है कोई दोष नहीं होगा। तेज़ चार्जिंग यदि अपन करेंगे तो अपन को पता है बकलिंग दोष होता है। ट्रिकल चार्जिंग जो है दोस्तों वो सल्फेशन दोष के निवारण हेतु काम में लिया जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन डी, अपूर्ण चार्जिंग, यानी कि यदि अपन उसको ढंग से कभी चार्ज ही नहीं करेंगे तो अपन को पता है कि वो बैटरी चार्ज होगी नहीं, और यदि वो निरावेशित अवस्था में रहेगी तो उसके अंदर जो है सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाएगा। राइट। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।